जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, ये सेट नंबर 8 है जो कि एडुटेरिया पब्लिकेशन से लिया गया है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप क्वेश्चन से अपडेटेड होंगे। साथ ही साथ सारे वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट से बिलोंग कर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। इसका PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी आपसे असत्य के बारे में पूछ रहा है। तो जरा हम स्टेटमेंट पढ़ ले। तो स्टेटमेंट कहता है कि श्यानता ठोस, द्रव तथा गैस का एक विशिष्ट गुण है। इसके बाद क्या कहता है कि तापमान बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है परंतु गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है, ये भी सही है। यानी केवल ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये श्यानता जो है ठोस, द्रव और गैसों का एक विशिष्ट गुण है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा श्यानता के बारे में हम जान लें। तो श्यानता किसी तरल या द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। सामान्य शब्दों में यह आप कह लें कि उस तरल के गाढ़ेपन, जैसे जो गाढ़ापन होता है ना, गाढ़ापन या उसके बहने की प्रतिरोध करने की क्षमता का परिचायक होता है। तो इसमें तो द्रव और गैस होता तो बिल्कुल सही होता है, इसमें जो ठोस दे दिया यही गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि जब श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होगा? तो सबसे कम विचलित की बात है तो सबसे कम विचलित होगा लाल और सबसे अधिक विचलित होगा वो होगा बैगनी। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका विचलन सबसे कम होगा और आवृत्ति भी उसका कम होगा, जबकि जिसका तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा उसका विचलन सबसे अधिक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, न्यूटन ने। अच्छा, इसने क्या बताया था? तो बताया था कि गुरुत्वाकर्षण जो है, बताया था कि इस नियम के अनुसार दो पिंड के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती हो तथा उनके बीच के दूरी के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आप फॉर्मूला जानते हैं G=m1 × m2 डिवाइडेड बाई r²। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। प्रश्न है कि वायु शक्ति यानी जिसको आप विंड पावर भी कहते हैं में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 4 का? ऑप्शन नंबर 1, गतिज ऊर्जा। जरा इसके बारे में जान लीजिए। तो पवन चक्कियों के द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल पारदर्शी, जिसको पेरिस्कोप कहते हैं, का कार्य करता है? तो सही आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश के परावर्तन का जो है फॉलो करता है नियम को, यानी कौन? पेरिस्कोप। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। निम्न लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब रहता है? यानी आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि उसका कम जो है वजन कम होता है। तो ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो तो जो मनुष्य होता है वो उसका अपना वजन से कम वजन महसूस कर पाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, जबकि ऊपर जाएगा तो अपना वास्तविक वजन से ज़्यादा वजन महसूस कर पाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ये सत्य नहीं, उत्तल नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ये किस तरह का? अवतल लेंस के भांति। इसके बारे में जरा जान लें। के अपवर्तनांक से अधिक हो, क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो तो माध्यम के भीतर लेंस की प्रकृति बदल जाती है। चूंकि पानी का अपवर्तनांक हवा की तुलना में अधिक होती है, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो पानी के भीतर का जो बुलबुला होता है वो उत्तल लेंस की भांति नहीं बल्कि जो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो 8 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रेरित धारा का जो है पता लगाने के लिए
इसका प्रयोग किया जाता है? जरा इसके बारे में जान लीजिए कि जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में गतिमान होता है तब विद्युत धारा प्रेरित होती है। साथ ही साथ फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग किसी चालक में प्रेरित धारा की जो है दिशा है ना, दिशा दिखाने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार क्या कहता है? कहता है कि अंगूठा चालक की गति की ओर, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और मध्यम यानी मिडिल फिंगर जो है वो किसी चाल में प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी दिशा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो आंसर लगाइएगा, बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो पॉलीमर नहीं है पूछ रहा है, तो आंसर लगाइएगा 11 का ऑप्शन नंबर 3 कैप्रोलैक्टम। ये क्वेश्चन जो है पिछले सेट में भी आया हुआ था। अगर आप पिछला सेट देखे होंगे तो आप आसानी से लगाएंगे। कैप्रोलैक्टम जो है वो पॉलीमर नहीं बल्कि क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। इसके अगर हम सूत्र की बात कर ले तो इसका सूत्र होता है CH2 का होल 5, क्या CH2 का होल 5 CONH। ध्यान में रखेंगे, यह एक नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापी जाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापी जाती है ऑप्शन नंबर 1 टेस्ला में। अच्छा, वेबर किसका है? तो वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का ये SI मात्रक है। लियोमेन की हम बात कर ले तो लियोमेन जो है ज्योति फ्लक्स का SI यूनिट है। और वहीं पर हम कैंडेला की बात कर ले तो ये ज्योति तीव्रता का है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जरा आप पढ़ लीजिए। सुमेलित की बात कर ले तो मैग्नीशियम आतिशबाजी में यूज किया जाता है, सही है। इसके बाद यूरेनियम परमाणु बम में, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में नहीं, बल्कि क्लोरीन का यूज जो है दोस्तों सबसे पहले तो आप बताएंगे कि इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन यानी फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन या ऑर्गन जैसे रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। जबकि क्लोरीन गैस की हम बात करें तो क्लोरीन गैस का प्रयोग कागज और कपड़ों के बनाने में किया जाता है। ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे अधिक होगा? तो द्रव की घनत्व की बात पूछ रहा है तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 पेट्रोल का। अच्छा, इसके बारे में हम जरा जान लें कि पेट्रोल का द्रव घनत्व कितना होता है। तो पेट्रोल का द्रव घनत्व होता है 0.71, नोट करिएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, स्वच्छ जल का कितना होता है? तो स्वच्छ जल का सबसे अधिक 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वहीं पर नमकीन जल की बात कर लें तो नमकीन जल का होता है 1.03, सॉरी माफ़ कीजिएगा, है ना, इसका 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और सबसे अधिक जो होता है दोस्तों वो होता है मरकरी का। कितना? तो सबसे अधिक मरकरी का होता है 13.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो तत्व के बारे में आपसे पूछ रहा है, आंसर लगाइएगा पानी। पानी जो है दोस्तों ये तत्व नहीं है, ध्यान में रखेंगे। पानी क्या है? इसका ये तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? तो धातु होता ही है ना, उपधातु होता ही है, ध्यान में रखेंगे। अधातु भी होता है। गैस जो है वो जो है ये आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है। अब आपसे बोलेंगे कि सर इसमें तो गैस भी पाया जाता है, तो आपको बता दें कि आवर्त सारणी में तत्वों के 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 ही प्रमुख भागों में बांटा गया है, वो धातु, अधातु और उपधातु। हालांकि कुछ गैस हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, जो कि आपके दिमाग में आ रहा होगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, नियॉन, क्लोरीन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन की हम बात कर ले तो ये अधातुओं के श्रेणी में रखा गया है, न कि इसको स्पेशली गैस के श्रेणी में रखा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? तो आप जानते हैं कैल्सीफेरॉल के नाम से किसे जाना जाता है? जिसमें विटामिन डी से हमको कैल्शियम मिलता है, ध्यान में रखिएगा। बाकी आपको मैंने बताया है कि विटामिन ई का नाम क्या है। तो विटामिन के का नाम है विटामिन ई का टोकोफेरल, विटामिन के का फिलोक्विनिन और एच का आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेक्राइड नहीं है? तो पॉलीसेक्राइड कौन सा नहीं है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4 गैलेक्टोज। इसमें देखिए स्टार्टिंग में ही साइंस का क्वेश्चन डाला हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम जो है 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको लगातार साइंस से क्वेश्चन आपको फेस करने को मिला, तो ये बहुत ही मायने रखता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट्स दोनों किसमें बनती है? आंसर लगाइएगा अस्थि-मज्जा में। बता दें कि एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स तथा प्लेटलेट्स भी का निर्माण भी जो है ये बोन मैरो यानी अस्थि-मज्जा में ही होता है। एरिथ्रोसाइट्स को लाल रक्त कणिका जबकि ल्यूकोसाइट्स को श्वेत रक्त कणिका कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे, जो एरिथ्रोसाइट है इसी को हम आरबीसी और ल्यूकोसाइट्स को हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आंख के नेत्रपटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है? तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 जिंक। अगला प्रश्न है कि पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने पर कौन सा रोग होगा? VBI क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। 21 का सही आंसर लगाएंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। जब वाटर में यानी पीने वाले पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा। इसमें क्या होता है कि बच्चों में जो है बच्चों में त्वचा का नीलापन आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? बच्चों के त्वचा में नीलापन आ जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 यकृत जो है वो किसी भी पाचन का स्रावन नहीं करता है। ध्यान में रखेंगे, पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। यह जो है पित्त का लगातार स्रावन करता है, यही जो है यकृत का मेन कार्य भी है। हालांकि पित्त में पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, फिर भी यह पाचन में महत्वपूर्ण भाग लेता है, यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भाग लेता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। प्रश्न के इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? सही आंसर लगाइएगा 23 का ऑप्शन नंबर 3 कैंसर जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अगला प्रश्न है पौष्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4 हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। बता दें कि पौष्टिक अल्सर के कारण पेट में जलन और आमाशय की लाइनिंग में घाव की हो जाने की से स्राव होता है। इस रोग के कारण हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है नामक जीवाणु है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4 कॉकरोच जो है ये द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है कि राज्याभिषेक समारोह का विवरण जो है निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऐत्रेय ब्राह्मण। अच्छा, ये ऐत्रेय ब्राह्मण होता है क्या है? तो आपको पता है कि हमारे जो है वो वेदों की संख्या टोटल कितने हैं? 4 वेद हैं और प्रत्येक वेद का एक एक ब्राह्मण और ग्रंथ है और एक एक उपनिषद है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो किसका ग्रंथ है? तो ये ऋग्वेद का जो है दोस्तों ये साकल शाखा संबंध है, ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। इसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शत्रुघई। कौन सा? शत्रुघई। बता दें कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो है शत्रुघई अफगानिस्तान में स्थित है, जबकि कोटदजी यानी कोटदजी जो है वो कहाँ है? तो कोटदजी, मोहनजोदड़ो और बालाघाट तीनों के तीनों जो है और चान्होदड़ो भी, ये तीनों के तीनों जो है जितने भी मैंने आपको नाम बताए वो पाकिस्तान में स्थित है। अब मोहनजोदड़ो की बात आई है तो थोड़ा सा जान लीजिए। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध के लड़काना जिले में स्थित है, यह सिंधु नदी के किनारे भी अवस्थित है। और इसका जिसका अर्थ क्या होता है, यानी मोहनजोदड़ो के हम अर्थ की बात कर ले तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला अथवा मुर्दों का नगर। 1922 में इसकी जो है वो खनन किया गया था। इसकी खुदाई किसने करवाई थी? तो राखलदास बनर्जी ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? तो आंसर लगाएंगे 28 का ऑप्शन नंबर 4 संघ के प्रति आस्था जो है वो धम्म में वर्णित नहीं है। अगला प्रश्न है कि 16 महाजनपद में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी कहाँ थी?
तो जो दक्षिण भारत में स्थित था उसकी राजधानी जो थी दोस्तों वो कहाँ थी, पोतन। अच्छा, पोतन किसकी राजधानी था, तो ये असमक की राजधानी थी पोतन, ध्यान में रखेंगे। बाकी शक्तिमती की राजधानी चेदी था। उज्जैन की राजधानी कहाँ था, उज्जैन की राजधानी जो था दोस्तों अवंती था। और हाटक की राजधानी कंबोज था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा शासक दिल्ली पर शासन किया था। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, गुल खिले तो सांस लो। क्या है, मैंने बहुत बार बताया भी है, गुल खिले तो सांस लो, गुल खिले तो सांस लो। अब आपसे पूछ रहा है, आप बताते चले जाना। गुल मतलब गुलाम वंश, इसके बाद खिले मतलब खिलजी वंश, तो फिर तुगलक, सा से सांसपुर, सैयद वंश, इसके बाद लोधी वंश। आपसे क्या पूछा, तुगलक वंश के बाद, तो के बाद सैयद, सांस मतलब सैयद वंश। आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। 31 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था। तो 31 का आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर 1 रायगढ़ में। थोड़ा सा जान लीजिए, 6 जून, कब, नोट करिएगा, 6 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। 1674 ईस्वी में उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव भी रखी थी। रायगढ़ जब उनका राज्याभिषेक हुआ तब उन्हें छत्रपति की उपाधि भी दी गई। हालांकि शिवाजी के जन्म की बात कर ले तो इनका जो जन्म हुआ था वो 19 फरवरी 1630 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। उनके पिताजी का नाम क्या था, तो उनके पिताजी का नाम था शाहजी भोंसले। छत्रपति शिवाजी ने 1659 ईस्वी में, कब, 1659 ईस्वी में प्रतापगढ़ किले पर कब्जा किया। वहीं 1666 ईस्वी में हम बात करें तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया और 3 अप्रैल, कब, 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में जो है उनका देहांत हो गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था, यह कथन किसका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 RC मजुमदार का यह स्टेटमेंट था। कुछ और स्टेटमेंट जान ले, जैसे एक विलियम हार्वर्ड रसेल का दिया हुआ स्टेटमेंट क्या था। इन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं बल्कि एक धार्मिक युद्ध था। वहीं पर सर जेम्स आउटरम, सर जेम्स आउटरम ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न क्या है, कहता है कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड इरविन के सुझाव पर जो है भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। इसका गठन कब हुआ था, तो साइमन का गठन हुआ था 1927 में, जबकि इंडिया आया था 1928 में। इसमें कुल सदस्यों की संख्या हुई थी, टोटल सदस्यों की संख्या टोटल 7 थी, जिसमें एक भी भारतीय नहीं थे। गठन की बात करें तो परफेक्ट डेट याद रखिएगा, 8 नवंबर, कब, 8 नवंबर 1927 को गठन हुआ था। और भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को यह भारत आ गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो 34 का सही आंसर मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह यानी द इंडियन सोशलिस्ट नहीं होना चाहिए। ये भगत सिंह नहीं बल्कि द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका जो है ये लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ही। बाकी सही, तीनों के तीनों सही स्टेटमेंट हैं। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी। आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 लाहौर अधिवेशन में। जरा इसके बारे में जान लीजिए। तो मुस्लिम लीग के द्वारा 23 मार्च, कब, 23 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का जो है औपचारिक प्रस्ताव पेश किया गया। वहीं मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर, कब, 30 दिसंबर 1926 ईस्वी को जो है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित किया गया था। आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो कि 1910 से लेकर के 1916 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। इनके शासनकाल में 1911 ईस्वी में, कब, 1911 ईस्वी में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। जॉर्ज पंचम
कौन? जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के दरबार में घोषणा की गई। वहीं दिल्ली दरबार में ही जो है बंगाल का विभाजन निरस्त कर दिया गया था तथा कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण की घोषणा की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 मद्रास में। हालांकि यह व्यवस्था कुल भूभाग के 51% भूभाग पर लागू था। कितने पर? 51% भूभाग पर लागू था। और यह व्यवस्था तमिलनाडु के 12 महल जिले, पूर्वी बंगाल, असम, दुर्ग, मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से पर भी लागू की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें जो है आरक्षित है? तो आंसर लगाइएगा 84 सीटें जो है दोस्तों आरक्षित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो मूल रूप से जो है मूल अधिकार प्रदान किए गए थे 7। लेकिन एक संपत्ति के अधिकार को जो है दोस्तों 1978 में 44वें संविधान संशोधन, कौन सा? 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा करके अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया और यह एक केवल कानूनी अधिकार बन करके रह गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। अगला प्रश्न कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 19 का ए या क कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार के कुल कितने अंग हैं। तो सरकार के टोटल 3 अंग हैं, एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय, आप आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। तो कहां से? तो उद्देशिका का जो विचार है दोस्तों वो यूएसए के संविधान से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। जबकि ये तो भारत के संविधान, मैंने बताया कि उद्देशिका का जो है वो लिया गया कहां से? यूएसए के संविधान से, जबकि यानी जिसको आप प्रस्तावना भी कहते हैं। जबकि उद्देशिका की भाषा या प्रस्तावना की भाषा का जिक्र करता है तो आप ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चूंकि इस बार लोकसभा चुनाव भी हुआ है और बिहार की बात कर ले तो सबसे अगर फेमस चर्चा में कोई रहा था तो काराकाट क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से जो है दोस्तों वो पवन सिंह इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय कैंडिडेट रहे थे। हालांकि वो बहुत ही अच्छा, उनको लगभग 3.25 लाख जो है वोट मिला और वो दूसरे स्थान पर रह गए थे। और माकपा के जो है भाकपा के सदस्य यानी राजा राम सिंह जी जीत गए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री ऑप्शन नंबर 1 महामाया प्रसाद, ध्यान में रखेंगे। वहीं पर प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह जो है दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वहीं बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे भोला पासवान, नोट करिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह या जिसे आप आंतरिक ग्रह कहते हैं नहीं है? तो पार्थिव ग्रह की बात कर ले तो पार्थिव ग्रह में आता है बुध, शुक्र और बृहस्पति और मंगल। एक बार नोट करिएगा, आंतरिक ग्रह में कौन कौन आता है? तो बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल। तो इसके अलावा आपसे पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 बृहस्पति। तो ये बाह्य ग्रह, ये तो हो गया ये आंतरिक ग्रह। अब बाह्य ग्रह की बात कर ले तो कौन कौन आ जाएगा? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 काली मिट्टी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एकदम निश्चित पूछा ही जाता है। तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख, जास्कर और फिर पंजाल। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ये भी क्वेश्चन आपसे रिपीट कर रहा है। आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 माउंट ब्लैक। ब्लैंक जो है इसका सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 4810 मीटर। ठीक है, वहीं पर हम एल्ब्रुस पर्वत की बात कर ले तो एल्ब्रुस पर्वत एक सुसुप्त ज्वालामुखी है जो कि कॉकस क्षेत्र की कॉकस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? तो सबसे अधिक सीमा जो लगी हुई है वो बांग्लादेश के साथ। टोटल कितनी लगी हुई है? तो इसका टोटल लंबाई जो है वो 4096 किलोमीटर, जबकि सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर सीमा लगती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्ड प्रतिशत पाया जाता है? तो 53 का सही आंसर लगाइएगा पंजाब में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा कितना? तो 31.9% के साथ। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से करंट अफेयर्स शायद शुरू होता है, देख लीजिएगा। कहता है कि जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा, ये भारत इसका जो है अध्यक्षता करेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गैब्रियल अटल को किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया? वीवीआई क्वेश्चन। तो आंसर लगाइएगा 55 का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 1 फ्रांस का ये प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि इस देश की संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते की मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है? वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो आंसर लगाइएगा 58 का ऑप्शन नंबर 1 मथुरा यानी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? वीवीआई क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। सही आंसर हो जाएगा वाराणसी यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मामल्लपुरम उत्सव वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? आंसर लगाइएगा 60 का ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु, ध्यान में रखेंगे। एक तेलंगाना का फेमस त्यौहार है, नाम है बोनालू, नोट करेंगे क्या है? नाम है बोनालू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, क्या कहता है? कहता है कि अंतरिम केंद्र बजट 2024-25 में किन वर्गों पर फोकस किया गया? तो गरीबी, युवा एवं किसान और महिलाएं, ये तीनों पर फोकस किया गया, ध्यान में रखेंगे। हालांकि अंतरिम बजट 2024-25 में जो है वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र और सबका प्रयास के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ संसद में जो है 1 फरवरी 2024 को इन्होंने अंतरिम बजट को पेश किया था। तो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला देखिए, फरवरी 2024 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व कि आर्द्र भूमियों की कुल संख्या कितनी है? तो सही आंसर लगाएगा टोटल 80 जो है आर्द्र भूमि की यानी वेटलैंड साइट की संख्या हो गई है। अगला प्रश्न है कि विश्व खुशहाली दिवस सूचकांक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हमने आपको क्या बताया, दिवस पढ़ दिया इसलिए माफ़ी चाहते हैं। कहते हैं कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 126वां, जबकि 125वें नंबर पर रहा है विश्व खुशहाली सूचकांक 2000। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये 126वां रहा है 2000, इसको ज़रा देख लीजिएगा 125वां का, ठीक है। और इसके बाद क्या कहता है कि वैश्विक शांति में जो है 126वां रहा है। क्वेश्चन क्या है? विश्व खुशहाली सूचकांक में, इसका आंसर गलत है, माफ़ कीजिएगा, ध्यान में अब जहाँ तक कि देख रहा हूँ तो विश्व खुशहाली सूचकांक में 125वां रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। जबकि 126वें नंबर पर जो दोस्तों ये वैश्विक शांति सूचकांक में है। कौन सा है? ये शांति सूचकांक में है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शांति सूचकांक में 126वां। 131वां की हम बात कर ले तो 131वें नंबर पे जो है वो दोस्तों विश्व आर्थिक सूचकांक में है, स्वतंत्रता सूचकांक में, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में यानी 111वें नंबर पे है। तो 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा।
प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश जो है जम्मू ग्लेशियर, ये गलत है। जम्मू ग्लेशियर से सिक्किम राज्य में स्थित है और जो कि नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों हिमाचल नहीं होना चाहिए, तो 3 नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देख लीजिए, कहता है कि सनराइज उद्योग के रूप में किस उद्योग को जाना जाता है, तो आंसर लगाइएगा 65 का ऑप्शन नंबर केवल 2, यानी कौन सा, तो सीमेंट उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग को जो है दोस्तों ये सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देख लीजिए, माफ कीजिएगा, केवल सूचना प्रौद्योगिकी को सनराइज उद्योग के नाम से केवल जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर 4 केवल सूचना प्रौद्योगिकी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, तो जरा स्टेटमेंट हम पढ़ लें। तो कहता है सिक्किम यानी थुमांगा घाटी, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। इसके बाद नागालैंड जुक्कू घाटी सही है। पश्चिम बंगाल कम्बम घाटी, ये गलत है, ठीक है। कम्बम घाटी जो है वो तमिलनाडु में है, ध्यान में रखेंगे, कहाँ है, तमिलनाडु में है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में है नेओरा, कौन सा, नेओरा घाटी है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गरीबी कम करना। अगला प्रश्न है कि गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू किया गया, यानी कब शुरू हुआ, तो 68 का आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1987 ईस्वी में इसको शुरू किया गया। ध्यान में रखेंगे, गैंडा परियोजना वर्ष 1987 में शुरू हुई थी। भारत में इसकी शुरुआत असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। भारत के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में विश्व के लगभग 2/3 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। इसे वर्ष 2006 ईस्वी में जो है वर्ष 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 68 का ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है, तो 69 का आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है किसका, 69 का ऑप्शन नंबर 3 चौकीदार का आय जो है दोस्तों वो शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो 70 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था कहाँ, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों, तो 1992 ईस्वी में। कब, 1992 ईस्वी में और रियो में, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर आपको मैच कराने का प्रश्न है, यानी एक तरफ आपको दिवस दे दिया है, दूसरा दे दिया हुआ है यानी अवसर, यानी 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को आप मनाइए विश्व विरासत दिवस। इसके बाद 22 मई को आप क्या मनाएंगे, तो 22 मई को मनाइए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 जुलाई को मनाइए आप अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 5 सितंबर को मनाइए विश्व मिट्टी दिवस, यानी 2, 4, 1, 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसे भारत का प्लास्टिक मैन कहा जाता है, वीवीआई क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो आंसर लगाइएगा 73 का ऑप्शन नंबर 1 राजगोपालन वासुदेव को। बता दें कि प्लास्टिक कचरे से सड़क को बनाने के लिए प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेव को भारत का प्लास्टिक मैन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित है, तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 भारोत्तोलन का। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लीजिएगा, फिर आपको मैच कराने का प्रश्न है, तो देख लीजिएगा क्या कहता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर जो है केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ है, वो जनेवा में है। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए। बाकी मैं पूरा का पूरा सेट जो है फुल लेंथ का सेट टेलीग्राम पर आपको PDF अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।